स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और कोई ये इस लाइन को कहा है कि थोड़ा सा मुस्कुराने से फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो ज़िंदगी भर मुस्कुराने से ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। तो ये लाइन बहुत फेमस है और ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप लोग बांध लीजिए। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, तभी हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बातों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सफलता पाएंगे। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, उस बात को इग्नोर करेंगे और अच्छे बात को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और क्लास आगाज करते हैं। क्लास आगाज करते हैं 30 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध ईरान से है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी ईरान। कामिकेज ड्रोन का अर्थ होता है आत्महत्या। ठीक है, कामिकेज ड्रोन का अर्थ होता है हत्या। ये एक बार फायर होता है और वहाँ जाके टारगेट को शूट करता है और वहीं नष्ट हो जाता है। तो कामिकेज ड्रोन का अर्थ है आत्महत्या और इसका विकास जो है ये ईरान ने किया है और ईरान की आर्मी में यह ड्रोन शामिल किया गया है। ठीक है, ईरान की आर्मी में यह ड्रोन शामिल किया गया है और ये 30 से 60 मिनट कामिकेज ड्रोन जो है 30 से 60 मिनट फ्लाइंग कर सकता है, उड़ सकता है और 40 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। 30 से 60 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और ये 30 से 60 मिनट उड़ सकता है। ठीक है, तो आइए ईरान के बारे में जानते हैं कुछ। ईरान की राजधानी तेहरान है। याद रखिएगा, राजधानी और मुद्रा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के दो प्रमुख मरुस्थल है, दश्त ए लूट और दश्त ए कबीर। इसको भी ध्यान रखिएगा। ईरान के दो प्रमुख मरुस्थल दश्त ए लूट और दश्त ए कबीर। ईरान के रामसर स्थान स्थित है। ईरान में ही रामसर स्थान स्थित है, जहां 2 फरवरी 1971 को आद्य भूमि संरक्षण के लिए बैठक की थी। ठीक है, और एससीओ का नवीनतम देश जो अभी हाल ही में 9वें क्रम का बना है, ईरान ही बना है। एससीओ का नवीनतम देश ईरान बना है और ये ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दो मरुस्थल प्रमुख जो है याद रखिएगा, दश्त ए लूट और दश्त ए कबीर। ईरान की राजधानी तेहरान और रामसर स्थान जो है ईरान में स्थित है, जहाँ 2 फरवरी 1971 को आद्य भूमि संरक्षण के लिए बैठक हुई थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो गोल्डन मैन पुरस्कार एनवायरनमेंट के लिए मिलता है। ऑप्शन बी गोल्डन मैन पुरस्कार 2024, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला को चुना गया। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वहाँ जो है माइंस से बहुत सारा कोयला खुदाई किया जा रहा था, उससे पर्यावरण बहुत नुकसान हो रहा था। तो अशोक शुक्ला के प्रयास से ही वह माइंस को बंद किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और गोल्डन मैन पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी? तो मेघा पाटेकर। इसको भी ध्यान रखिएगा। गोल्डन मैन पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? तो मेघा पाटेकर। ठीक है, तो आइए पर्यावरण से कुछ संबंधित प्रमुख बातें देख लेते हैं। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। ध्यान से आप लोग सिर्फ सुनिए, सुनने से ही आपका माइंड में जाएगा और माइंड में सेट होगा। तो आप लोग सुनिए ध्यान से।
अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किससे संबंधित है? तो एनवायरनमेंट से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून 1900 और 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार 1974 को मनाया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 को, ठीक है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई? तो शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक ज्योति वेन्नम ने लगाई। ऑप्शन ए, ज्योति वेन्नम जो है स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है, इसको ध्यान रखिएगा। और शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप, शंघाई कहाँ है? तो चाइना में है। और शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत जो है कुल 8 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत कुल 8 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो हाल ही में मिला है ऑप्शन ए, ज्योति वेन्नम को, ठीक है। और खेल से संबंधित कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान कितना है? ठीक है, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान 9वां है, ध्यान रखिएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान 9वां है। और कुल कितने पदक इसमें जीते हैं? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 जीते हैं। रैंक भी 9 है और पदक भी 9 जीते हैं। और ये 2024 में कहाँ हुआ? तो किर्गिस्तान में हुआ है, ठीक है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो किर्गिस्तान में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और टोक्यो में भारत का रैंक क्या है? टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक क्या है? इसको भी ध्यान रखिएगा। खेल से संबंधित कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि क्वेश्चन में आ सकता है। ये 4 साल के बाद होगा, ये 4 साल, अगला 4 साल के बाद होगा, इसलिए आप लोग ये 4 साल के अंतर्गत यही पढ़ना है। तो टोक्यो में भारत का रैंक क्या है? टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक 48वां है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक क्या है? तो 24वां है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक 48वां और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, एशियन गेम में भारत का रैंक क्या है? तो एशियन गेम में भारत का स्थान 4th है, ठीक है। एशियन गेम में भारत का स्थान 4th है और इसमें कुल 107 मेडल जीते हैं। और एशियन पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 5वां है और इसमें कुल 111 मेडल जीते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ओटावा। इसमें कुल 5 सत्र होगा, जो कि चौथा सत्र ओटावा में हुआ है। ओटावा कनाडा में स्थित है, आप लोग को पता होगा, ओटावा कनाडा में स्थित है। इसका उद्देश्य है, वैश्विक प्लास्टिक संधि का चौथा सत्र का उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा को कम करना, ठीक है। इसका तो ऑप्शन ए, ओटावा में चौथा सत्र हुआ है और इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा को कम करना। आइए कनाडा के बारे में जानते हैं कुछ। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा होगा? तो कनाडा होगा, जो है कि सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये आप लोग जानते हैं। तो कनाडा की राजधानी ओटावा और कनाडा के प्रमुख शहर मॉन्ट्रियल है, जहां 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए बैठक हुई थी, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को किसके लिए बैठक हुई थी? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। और विनिपेग शहर वहाँ की प्रमुख शहर है, जो कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विनिपेग शहर जो है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। और वहाँ की एक प्रमुख झील अथाबास्का झील है, जहाँ उसके किनारे यूरेनियम भंडार बड़ी मात्रा में है, ठीक है। अथाबास्का झील के किनारे, अथाबास्का झील कहाँ है? कनाडा में है। और अथाबास्का झील के किनारे यूरेनियम भंडार बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है। और कनाडा के ऊपरी हिस्से
जिसे टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, और टुंड्रा प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है एस्किमो जनजाति, उसके घर को इग्लू कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एस्किमो जनजाति के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। ठीक है। और वहाँ एक प्रमुख घटना हुई थी 1914 में, कामागाटा मारू जहाज को जो वैंकूवर स्थान पर रोक लिया गया था। ठीक है, ये 1914 में हुआ था। और 5वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के अभय शर्मा, भारतीय है, अभय शर्मा भारत का है, और ये किस देश के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो युगांडा के जो है मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं अभय शर्मा, और ये भारत के हैं। ठीक है। और युगांडा की राजधानी कंपाला है, आप लोग को पता होगा। ये भी जो है T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। युगांडा 20 देश में एक देश ये भी शामिल है, और इनके मुख्य कोच है अभय शर्मा। ठीक है। और पाकिस्तान के मुख्य कोच कौन है? तो गैरी क्रिस्टी और गिलेस्की। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भारत का मुख्य कोच T20 वर्ल्ड कप में तो राहुल द्रविड़ है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो और युगांडा की राजधानी कंपाला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये T20 वर्ल्ड कप जो है जून में होगा, और इसका होस्ट देश USA और वेस्ट इंडीज है, और ये 9वें क्रम का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 9वें क्रम का है, इसका होस्ट देश USA और वेस्ट इंडीज है। और T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट जो है 2007 में हुआ था, और उसका विजेता भारत था, और 2007 में साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है। और इसमें कुल 20 टीम सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? तो भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज, जो हिटाची पेमेंट सर्विसेज जो है भारत में अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। और हिटाची ही भारत का फर्स्ट UPI ATM लॉन्च 2023 में किया था। तो भारत का फर्स्ट UPI ATM लॉन्च भी हिटाची किया था। और ये जो हाल ही में है अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य सुरक्षा और फास्ट काम करना, नकदी जमा सुविधा। ठीक है। तो हाल ही में भारत के अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? तो हिटाची पेमेंट। और देखिएगा, और लक्षद्वीप में एक तो क्वेश्चन जो बना था जब विवाद हुआ था, तो क्वेश्चन लक्षद्वीप से विवाद हुआ था, तो मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, और वहाँ पे ही लक्षद्वीप में फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सा खोला है? तो HDFC, इसको भी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप में फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सा खोला है? तो HDFC। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, जो कि मोए मोए हो गया, अब बहुत ट्रेंडिंग में चला था। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? तो नवरत्न का दर्जा मिला है। तो नवरत्न, आप लोग नवरत्न तेल मत समझिएगा, नवरत्न एक कंपनी होती है। कंपनी 3, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी होती है, और मिनी रत्न कंपनी। पहले मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिलता है, उसके बाद नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है, उसके बाद महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। ठीक है। तो हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? तो नवरत्न कंपनी को दर्जा मिला है, IREDA को, नेशनल फर्टिलाइजर्स को, और HUDCO को। तीनों उपयुक्त में सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त में सभी। तीनों को जो है नवरत्न का दर्जा मिला है, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है। और IREDA का मुख्य उद्देश्य होगा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तीनों कंपनी को जो है हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चे में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे? तो हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध ऑप्शन बी कथक से। कथक शास्त्रीय नृत्य है, और ये नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है, और ये यहाँ उत्तर भारत में 3 घराना था, तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना से। ठीक है। और ये अवार्ड जो है कथक के शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, और इसमें संबंधित है, जैसे पंडित लच्छू महाराज हो गया, और इसी से पंडित बिरजू महाराज संबंधित है,
पंडित अर्जुन महाराज फेमस है। और इनके जो 2 एक्टर्स भी फेमस है, सायरा बानू और हेमा मालिनी, जो इसको अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है कथक का। तो सायरा बानू और हेमा मालिनी, ठीक है। इसमें जो है इस शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू लगाकर और घेरनी के जैसा नाच किया जाता है, ठीक है। इनके फेमस कलाकार कौन कौन? पंडित बिरजू महाराज, पंडित अच्छन महाराज और पंडित लक्ष्मण महाराज, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत बार आता है और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, जैसे बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है, इसको ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। पदम सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राधा रेड्डी का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। झावेरी बहन किससे है? तो मणिपुरी नृत्य से है। और रुक्मणी देवी तो भरतनाट्यम से। और हेमा मालिनी जो मोहिनी अट्टम से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैजंती माला का संबंध भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से, ध्यान से सुनिए। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी नृत्य से। पदम सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से। और झावेरी बहन मणिपुरी नृत्य से। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से और हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगला क्वेश्चन जो है 9वां, हाल ही में लॉन्च द वीनस माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो हाल ही में लॉन्च द वीनस माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो सैम वाटसन से। जो लॉन्च हाल ही में हुआ है द वीनस माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? सैम वाटसन, ऑप्शन डी। सैम वाटसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इसको ध्यान रखिएगा। और सैम वाटसन जो हाल ही में लॉन्च किया द वीनर माइंडसेट, ठीक है। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें 5 प्रमुख बातें को ध्यान रखा गया है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जैसे देखिएगा, विजेता की पहचान क्या है, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट का अर्थ था विजेता की पहचान, ठीक है। किस तरह माइंडसेट किया जाए कि हम लोग विनर्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट में जो है संयम रखना और धैर्यवान रखना। हम लोग संयम से रहेंगे तभी जो है, अब मेहनत करते जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे और एक दिन सफलता प्राप्त होगी। तो संयम रखना और धैर्यवान बनना। दूसरा पॉइंट, कभी भी हार नहीं मानना। कभी भी जो है, अगर इस बार नहीं हुआ तो हम लोग सोचेंगे अगला बार होगा, ठीक है। तो कभी भी हार आप लोग को नहीं मानना है। दूसरा पॉइंट हो गया, कभी भी हार नहीं मानना। और तीसरी बात जो है सबसे ज़्यादा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहना कि ये हमसे हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अपने आप को जो है मनोबल जो है नीचे नहीं करना, ऊपर ही ले जाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। और चौथा पॉइंट है अच्छे दोस्त के साथ रहना, अच्छे सर्कल के साथ रहना। बहुत सारे बुराई करते हैं कि आपसे ये नहीं होगा, लेकिन उसको करके दिखलाना है। इसलिए अच्छे दोस्त के साथ रहना, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ना, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है अभ्यास। 5वां पॉइंट है अभ्यास, समझे। अभ्यास जो है करते रहना, सेट प्रैक्टिस लगाते रहना है, रिवीजन करते रहना, अभ्यास करते रहना। तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का 5 पॉइंट हम बता दिए। और 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? तो फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी, बी सेंथिल कुमार, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। और अभय शर्मा जो आया था अभी हाल ही में, युगांडा के कोच बने हैं, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।